नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, बीजेपी के लोग अक्सर कहते सुने जाते हैं कि मोदी के सामने राहुल गांधी को लाकर हम चुनाव को एक तरफा बना देते हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी के सामने अगर राहुल गांधी आते हैं तो राहुल गांधी टिक नहीं पाते हैं। मगर अब समय बदल रहा है दोस्तों, या कहें तो अब समय बदल चुका है। अब तो सच्चाई यह है कि बीजेपी के लिए राहुल के आगे टिकना मुश्किल होता नजर आ रहा है। और इसकी एक ताजा मिसाल इस बात से मिलती है कि अब बीजेपी ये साबित करने में लगी हुई है कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी से आगे हैं मोदी जी। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब ये एक मशक्कत चल रही है कि किसी भी तरह से यह साबित किया जाए कि मोदी जो हैं वो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी से आगे हैं। अब तक सोशल मीडिया पर लीड करने वाले नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। अभी संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर कई नेताओं के भाषण हुए। मोदी जी ने नया रिकॉर्ड कायम किया, 2 घंटे 13 मिनट बोलने का रिकॉर्ड सदन के अंदर। राहुल गांधी 37 मिनट और 42 सेकंड बोले। जी हां, 37 मिनट 42 सेकंड मात्र राहुल गांधी बोले और 2 घंटा 13 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। अब उनके भाषण से, राहुल गांधी के भाषण से लगभग 2 दर्जन शब्दों को हटा दिया गया है। और जिसके बाद अब 36 मिनट का राहुल गांधी का भाषण संसद टीवी पर मौजूद है, उसके यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। यानी राहुल गांधी भाषण देने की अवधि में मोदी जी से काफी पिछड़े हुए नजर आए। यहां एक बात गौर फरमाने वाली है कि मणिपुर पर मोदी जी ने अपने 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में सिर्फ 2 मिनट और बाद में 30 सेकंड अपनी बात रखी। यानी कि मणिपुर पर सिर्फ 2.5 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, जबकि राहुल गांधी अपने 37 मिनट के भाषण में लगभग 16 मिनट मणिपुर पर बात करते हुए नजर आए। तो रिकॉर्डधारी मोदी मुख्य मुद्दे पर यानी मणिपुर के मुद्दे पर फिसड्डी साबित हुए। कहां 16 मिनट, कहां 2.5 मिनट। यानी मणिपुर पर बात करने में मोदी जी फिसड्डी हुए और वो कहीं ना कहीं बचते हुए, अपने आप को, खुद को बचाते हुए नजर आए। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी अब जनता के बीच भी अनपॉपुलर हो रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने पॉपुलैरिटी में मोदी को पछाड़ दिया है? दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने ये आंकड़े देने शुरू कर दिए हैं कि राहुल गांधी का भाषण कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने पसंद किया या कितने लोगों ने शेयर किया, और मोदी का भाषण कितने लोगों ने देखा, पसंद किया और शेयर किया। आज कांग्रेस ने इस पर एक ट्वीट भी किया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें इंग्लिश में जो लिखा है उसका हिंदी मैं आपको बता रहा हूं कि व्यूअरशिप डाटा यानी दर्शकों के आंकड़े बताते हैं कि लोग जुमलों से थक गए हैं और सच्चा नेतृत्व चाहते हैं। वांट टू हियर द ट्रू लीडर। इस ट्वीट के साथ आंकड़े दिए गए हैं, जिसके मुताबिक आप देखिए, पहला जो आंकड़ा है ये संसद टीवी का है। संसद टीवी पर राहुल को 3.5 लाख लोगों ने देखा और मोदी को 2,30,000 लोगों ने देखा है। कांग्रेस के यूट्यूब चैनल, सेकंड नंबर देखिए, कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर राहुल गांधी का भाषण 26 लाख लोगों ने देखा, जबकि बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर मात्र 6.5 लाख लोगों ने मोदी जी को देखा, नरेंद्र मोदी को देखा है। और इसी तरह एक्स यानी ट्विटर, अब नया नाम एक्स है, ट्विटर अकाउंट पर राहुल गांधी को 23,000 लोगों ने देखा, तो पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण को 22,000 बार देखा गया। यहां भी एक्स पे भी यानी ट्विटर पे भी पिछड़े हुए राहुल से दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। और फेसबुक पर, कांग्रेस के फेसबुक पेज पर राहुल गांधी का भाषण 73 लाख लोगों ने देखा। राहुल गांधी का, ये कांग्रेस का नहीं बल्कि राहुल गांधी का फेसबुक पेज है, उस पर 73 लाख लोगों ने राहुल गांधी को देखा, जबकि पीएम मोदी को सिर्फ 11,000 लोगों ने देखा। देखिए, कहां 73 लाख, कहां 11,000। बहुत छोटा आंकड़ा, बहुत पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो इन आंकड़ों के साथ कांग्रेस ने यह बता दिया है कि राहुल गांधी को सुनने और देखने में लोग अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं और मोदी के जुमलों से लोग उकता चुके हैं। राहुल को कांग्रेस ने आगे बताया तो बीजेपी भी आंकड़े लेकर के दौड़ी चली आई और पिछले 1 महीने और पिछले साल भर के जो आंकड़े हैं उसको देखकर बीजेपी ने यह साबित करने की कोशिश की कि राहुल से ज्यादा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों ने देखा है। खैर, जो भी हो, असल सवाल तो यही है कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर दिए गए पीएम के भाषण को कम लोगों ने क्यों देखा और राहुल गांधी के भाषण को अधिक लोगों ने क्यों देखा।
इस सवाल का एक सीधा जवाब यही निकलता है कि राहुल की लोकप्रियता में भारी उछाल आया है। खासकर उनकी सांसदी लौटने के बाद जिस तरह संसद में उन्होंने फिर से मोदी सरकार को घेरा है, वो तेवर लोगों को पसंद आ रहे हैं। दरअसल राहुल ने मोदी को मणिपुर के मुद्दे पर बुरी तरह से घेर लिया है और हर मंच से उन पर राहुल गांधी हमला कर रहे हैं, चाहे वो संसद हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या वायनाड का संसदीय क्षेत्र जहां कल वो भाषण दे रहे थे राहुल गांधी। हर जगह हमने देखा कि मणिपुर की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। जरा आइए पहले सुनते हैं सदन के अंदर मणिपुर पर जो राहुल गांधी कह रहे थे। यह सुनना जरूरी है, आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां जरूरी इसलिए है कि राहुल गांधी कैसे आगे निकल चुके हैं नरेंद्र मोदी से, कैसे राहुल गांधी ने जीत ली है पहली लड़ाई, या कैसे जीत ली है राहुल गांधी ने पहली बाजी। सुनते हैं पहले राहुल गांधी को, सुनिए। हत्या की बात कर रहा हूं, मैं आदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। किसकी आवाज सुनते हैं? किसकी आवाज सुनते हैं? और इसलिए सुनते हैं। नो एक गलत तरीका माननीय सदस्य। देख लीजिए अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है। देख लीजिए ये पहले आपको गलत तरीका आपका माननीय सदस्य, आपका गलत तरीका है। आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का व्यवहार सदन में मत करिए। आप बात करिए, लेकिन इस तरीके से पोस्टर लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। तो सुना आपने राहुल गांधी एक अपने अंदाज में, अपने तेवर में बहुत ही लेकिन सधी हुई भाषा जो वो कह रहे थे, और यहाँ मजबूर हो गए आसंदी पर बैठे हुए चेयरमैन साहब ओम बिरला साहब। और सबसे बड़ी चीज कि आपने देखा होगा कि कितनी देर राहुल गांधी के ऊपर कैमरा फोकस था, और यही बात जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछी गई उनसे कि आपके तरफ कैमरा का फोकस बहुत कम रहा, तो उन्होंने कहा कि शायद मोदी जी को मेरा चेहरा टीवी पर पसंद नहीं आता, इसीलिए राहुल गांधी शायद मुझे नहीं दिखाया जाता है आजकल ज्यादातर टीवी पर। खैर जो भी हो, राहुल गांधी की आवाज तो आ रही थी। और एक बात यहां तिलमिलाए हुए जब ओम बिरला दिखाई दिए, अध्यक्ष महोदय दिखाई दिए, ये वो समय था जब राहुल गांधी अडानी और मोदी जी के पोस्टर दिखा रहे थे। यहां पोस्टर नहीं चलेगा, ये कह रहे थे ओम बिरला। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं दोस्तों कि मोदी जी 2 घंटा 13 मिनट भाषण देते हैं, लेकिन मात्र 2 मिनट और बाद में 30 सेकेंड मणिपुर पर अपनी चर्चा करते हैं। अब उसके बाद जब राहुल गांधी हर मंच से मणिपुर की बात कर रहे हैं, तो अब मोदी जी की भी मजबूरी हो गई है कि वो भी मणिपुर की बात करें।
लेकिन अब शायद देर हो चुकी है और लीड राहुल गांधी ले चुके हैं। तो क्या, और यही कारण है कि अब सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ट्रेंड हो रहे हैं, राहुल गांधी की तारीफ हो रही है, राहुल गांधी को ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बार उनके ट्वीट्स को, उनके अलग अलग वीडियोस को शेयर किया जा रहा है और यहां नरेंद्र मोदी पिछड़ते जा रहे हैं। भले आप 2.25 घंटे तक भाषण देकर रिकॉर्ड कायम कर लें, लेकिन बाहर जनता के दरबार में आप फिसड्डी साबित हो रहे हैं और यही चिंता जो है वो सता रही है बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या राहुल ने जीत ली है पहली बाजी, पहली लड़ाई। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सब से आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त देखिए हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, हमारे साथ सर्मित्रा सुरजन जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। बहुत अहम दिन आप लोगों के लिए, छुट्टी का दिन है और इस कार्यक्रम का मज़ा उठाइए, लुत्फ़ लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सियासत जो है वो हर पल हमारे देश में चलती रहती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि आपको सियासी तौर पर जागरूक होना होगा। आपको समझना होगा कि संसद के अंदर क्या कुछ चल रहा है, संसद के बाहर क्या कुछ चल रहा है, कैसे लोग सियासी रोटियां सेक रहे हैं। ये सब कुछ समझना चाहिए और ज़रूरत इसकी है, क्योंकि संसदीय प्रणाली इसी सियासत के जरिए चलती है, इसी से चलती है। इसलिए भी आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। किस रूप में देखते हैं आप राहुल बनाम मोदी को? राजू जी देखिए, पिछले कुछ समय से हम ये जो एक बड़ा बदला हुआ जो ट्रेंड देख रहे हैं उसकी हम थोड़ी सी गहराई में अगर जाएं, सबसे पहले जो आपने कहा है कि पहली लड़ाई, तो यही पहली लड़ाई जो थी ये मोदी ने कभी लड़ी थी। 2012-13 से समझिए उन्होंने ये लड़ाई शुरू की थी कि उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है अपना दबदबा बनाने के लिए एक बहुत बड़ा IT सेल तैयार किया, अपनी ट्रोल आर्मी तैयार की। उसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए बहुत सारी ऐसा मटेरियल निकाला गया, उसको फैलाया गया कि एक अच्छी भली जो सरकार चल रही थी, जो जनहित के काम कर रही थी, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लगातार मजबूत कर रही थी, उसके मुकाबले ऐसे नैरेटिव सेट किए गए कि जैसे इस सरकार ने पिछले 60-70 सालों में कुछ भी नहीं किया। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे ये बताना शुरू किया कि देखिए हमें आप केवल 60 महीने दीजिए वगैरह वगैरह। ये अब सारा इतिहास है, हम सब जानते हैं। तो जो सोशल मीडिया की लड़ाई सबसे पहले इन्होंने लड़ी थी मोदी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ, मनमोहन सिंह के खिलाफ, आज वो उल्टी पलटी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वो लड़ाई जो थी वो फैब्रिकेटेड थी, वो एक नकली लड़ाई थी, वो तैयार की गई थी, आर्टिफिशियल थी, कृत्रिम थी। इसके बजाय अब धीरे धीरे लोगों को ये पता जब चलने लग गया कि ये सारा कुछ एक होक्स है, खोखला है ये, तो धीरे धीरे अब जो है लोग ये मानने लग गए कि सच्चाई तो कुछ और है, हम जिसको सोचे थे कि यही सच है वो वैसा कुछ नहीं है। तो अब जो लड़ाई है राहुल के पक्ष में दूसरी और क्यों हो रही है, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि आप देखिए कि मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि वैरायटी वर्सेस मोनोटोनी की लड़ाई है। राहुल गांधी आप पिछले 1 साल से देखिए लगातार हर बार कुछ न कुछ नया इशू लेके आ रहे हैं। हर बार, आप ज्यादा पुराना मत जाइए, उन्होंने जब पिछले साल जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उन्होंने कहा था कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ सुनने के लिए निकला हूं। लेकिन धीरे धीरे इश्यूज जुड़ते गए। उसके बाद उन्होंने भुखमरी के बारे में बताया, कोरोना में जो कुप्रबंधन हुआ उसके बारे में बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने जो और बहुत सारे जो उनके प्रोजेक्ट बंद हुए उसके बारे में हर बार आप देखिए कि कोई नई चीजें आती गई। कभी किसानों की बात की, कभी छात्रों की बात की, कभी महिलाओं की बात की। तो वो लगातार देखिए नॉवेल्टी दे रहे हैं। इस नॉवेल्टी के साथ साथ वो एक चीज और कर रहे हैं, जो की इश्यूज हैं, जो प्रमुख मुद्दे हैं, उस मुद्दों को उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। जैसे अदानी को रिपीट कर रहे हैं बार बार, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है। और हमारे आज भारत में जो बहुत बड़ी स्थिति है, उस जो क्रोनिक कैपिटलिज्म की जो है, पूंजीवाद की जो बात है, उसका प्रतीक जो है वो अदानी है। और अदानी और मोदी के क्या रिश्ते हैं, इसकी बात तो बार बार उठाते हैं। 20,000 करोड़ कहां से आए, इसकी बार बार उठाते हैं। तो ये नॉवेल्टी दे रहे हैं, हर बार नया आइटम पेश कर रहे हैं अपने मोहब्बत की दुकान में। दूसरी तरफ आप देखिए तो मोदी जो है वही पुराना घिसा पिटा जो रिकॉर्ड है उसी को बजाते हैं। चाहे वो चुनाव में जा रहे हो,
चाहे किसी सभा में बोल रहे हो, चाहे संसद के अंदर बोल रहे हो, उनके वही वंशवाद, उनका वही 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, भ्रष्टाचार ने लूट लिया। तो अल्टीमेटली लोगों को लग रहा है कि आखिर इन्हीं ही चीजों को कितना सुना जाए। तो एक दिन ये समय तो आना ही था, क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि आप सारे के सारे लोगों को हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकते। तो ये समय आना ही था। और इसमें और आगे आपको देखिए ये होगा कि राहुल क्यों लगातार वो लोकप्रिय होते जाएंगे और वो जो ट्रेंड करेंगे वो क्यों बेहतर करेंगे। उसका मुझे एक कारण ये लगता है कि अब इनके पास, मोदी के पास जवाब देने के लिए लगभग कुछ भी नहीं रह गया है। हर मोर्चे पे उसे क्या जाते हैं। अगर गौरव गोगोई ने कुछ सवाल बिंदुवार पूछे, कुछ कहे, तो आप उसका सिलसिलेवार जवाब दीजिए। ये न करके आप चले जाते हैं। तो अब लोगों की बात समझ में आ रही है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि राहुल की जीत की पहली लड़ाई तो है ही, यही लड़ाई आगे चलेगी और यही लड़ाई जो है अल्टीमेट 2024 की जो लड़ाई है उस पर अगर कोई मुहर लगा सकेगी तो यही लड़ाई लगाएगी, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। जी, 2014 में आप याद कीजिए कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो सोशल मीडिया की लड़ाई पर काफ़ी आगे थे। नंबर 1 पोजीशन पर हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे, वो उम्मीदवार थे। और वहाँ से शुरुआत होती है और फिर ट्रोल आर्मी, 2 रुपए के ट्रोल आर्मी और बहुत सारी बातें होती रहती हैं आज के दौर में भी। लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ क्या राहुल गांधी उस लड़ाई में अब आगे जा चुके हैं? क्या राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर और खासकर जनहित के मुद्दे जो हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को घेर लिया है? क्या राहुल गांधी ने मणिपुर पर भी लीड ले ली है? क्या राहुल गांधी ने मणिपुर जाकर के उसके बाद मणिपुर पर इतने एग्रेसिव भाषण दे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को चारों खाने चित्त कर दिया है? बहुत सारे सवाल, इन सवालों के साथ आना चाहता हूं सर्वमित्रा जी आपके पास। किस रूप में देखती हैं आप? जी राजीव जी, जैसा आपने बात की ट्विटर की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, और उसमें मोदी और राहुल दोनों में कौन आगे निकला है, तो इसके लिए हमको शुरुआत करनी पड़ेगी 2006 से, जब ट्विटर जो है लॉन्च हुआ था। और उसके बाद तब राहुल गांधी ट्विटर पे नहीं थे, लेकिन मोदी ने 2009 में ही ट्विटर ज्वाइन कर लिया था। और उस समय कांग्रेस के भी कुछ लीडर्स थे जिन्होंने ट्विटर ज्वाइन किया था, और मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, बाद में दिग्विजय सिंह और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने तब ट्विटर ज्वाइन किया। लेकिन राहुल काफी देर से ट्विटर पर आए। राहुल ने मेरा ख्याल है 2015 में ट्विटर ज्वाइन किया, तब तक मोदी सरकार बन चुकी थी। और उसके पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल चुनाव में कैसे करना है, इसकी पूरी तैयारी जो है बीजेपी को समझ में आ चुकी थी। और 2012 से ही बीजेपी ने एक माहौल बनाना शुरू कर दिया था मोदी के फेवर में। और जो 2014 में सो कॉल्ड मोदी लहर जो चलाई गई पूरे देश में, वो इस सोशल मीडिया की मेहरबानी से ही चलाई गई थी। और उससे पहले आप एक और चीज देखिए कि अन्ना आंदोलन जो खड़ा हुआ था यूपीए सरकार के खिलाफ, उसमें भी राहुल गांधी तो तब सीन में नहीं थे ज्यादा, लेकिन सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन लोगों के खिलाफ जो पूरा माहौल बनाया गया था, यूपीए सरकार को बिल्कुल एक ऐसा बता दिया गया था कि इनके आने से देश में सारी चीजें खराब हो गई हैं। ये माहौल बनाया था अन्ना आंदोलन ने, वो भी, उसमें भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। उस समय देश भर में अन्ना को गांधी की तरह बताया गया और विदेशों से चंदा लेने से लेकर तमाम तरह का साथ जो मिला वो सोशल मीडिया की बदौलत मिला। आज अन्ना आंदोलन से जुड़े बहुत से लोग इस बात पर अफसोस करते हैं कि उनका ये सोचना गलत था या उन्होंने गलत का साथ दिया। लेकिन अब तो खैर जो चिड़िया चुग गई खेत वाला हिसाब है। 14 में देश के प्रधानमंत्री बन गए और बीजेपी ने उसके बाद इसी स्ट्रेटेजी को और आगे बढ़ाया और लगातार एग्रेसिव वे में वो राहुल गांधी के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन छेड़ती रही, और जिसको आज हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जहां इतिहास से लेकर तमाम उपलब्धियों का बिल्कुल गुड़ गोबर बीजेपी ने कर दिया। लेकिन 2017 में, मतलब 2015 में जब राहुल गांधी ट्विटर पर आते हैं और उनको इस प्लेटफॉर्म की ताकत समझ में आती है, तो 2017 के विधानसभा चुनाव जो गुजरात के होते हैं, उसमें कांग्रेस ने बड़ा तगड़ा कैंपेन जो है सोशल मीडिया के जरिए चलाया और वो इतना मजबूत हो चुका था कि तब बीजेपी को डिफेंसिव मोड में आना पड़ा। और याद कीजिए आप, तो अमित शाह ने तब अपने कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, उनको वहां ये कहना पड़ा था कि आप सोशल मीडिया की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। मतलब बीजेपी ने ये समझ लिया था कि अब धीरे धीरे जो है कांग्रेस उसी के हथियार से उसको
मात दे सकती है। और अच्छा है, आपको याद होगा 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन गुजरात में किया था और जीत नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस को सोशल मीडिया की उपयोगिता समझ में आ गई। और उसके बाद अब राहुल गांधी जो हैं, उन्होंने भी बड़े सलीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सीख लिया। और अभी हमने जैसे देखा, अभी पिछले कुछ समय के आप उनके वो देख लीजिए, खासकर भारत जोड़ो आंदोलन के वक्त के वो लगातार अपने वीडियोस कुछ इस तरह से जारी करते हैं जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर या टीजर जारी किया जाता है। पहले 1-2 मिनट की कोई तस्वीर है वो दिखाते हैं, चाहे बाइक मैकेनिक्स के साथ, चाहे ट्रक में सवार है राहुल, चाहे वो बच्चों के बीच बैठे हैं, चाहे वो किसानों के साथ धान रोप रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है राहुल गांधी लोगों को बताते हैं कि हाँ मैंने की, और उसके बाद उसका पूरा वीडियो जब आता है कुछ दिनों बाद, तो वो सोशल मीडिया पर तहलका मचा देता। और दूसरी बात जो है, जो दीपक जी ने बोली कि राहुल गांधी नॉवेल्टी दे रहे हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। आप मोदी जी के ट्विटर हैंडल को देख लीजिए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बीजेपी का, हमेशा वही राष्ट्रवाद की बात, हमेशा वही एक जैसी भावनाओं को भुनाने की बात। लेकिन राहुल गांधी जो है वो जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। वो जुड़ेगा भारत और इस तरह की टैगलाइन के साथ अपने सोशल मीडिया को वो हैंडल करते हैं, और इसका असर जो है लोगों पर कहीं ना कहीं पड़ रहा है। अब कहीं ना कहीं आगे जो अभी और सबसे बड़ी बात इसमें कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, ये टैगलाइन एक नया नारा, और खासकर तब जबकि इंडिया का गठबंधन, इंडिया नाम का गठबंधन 26 विपक्षी दलों ने बना लिया है, और उसके बाद एक नया टैगलाइन, एक नया नारा इधर से दिया जा रहा है। दूसरी तरफ एक नोवेल्टी दिखाई दे रही है, जैसा आप भी बता रही हैं शर्मित्रा जी, और आपसे पहले डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी भी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस या राहुल गांधी जो हैं ये इस नोवेल्टी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी लगातार, अभी जब सदन में भाषण दे रहे थे तो उनसे किसी ने कहा कि आप मणिपुर तो गए, राजस्थान कब जाएंगे, तो उन्होंने कहा राजस्थान जा रहा हूं। और किसी ने बोला लद्दाख नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि मेरी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो खत्म नहीं हुई है, अभी जारी है। और अब आज ही खबर आई है कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बहुत जल्दी भारत जोड़ो यात्रा शुरू भी हो रही है। आना चाहता हूं राहुल लाल जी आपके पास। राहुल लाल जी, कैसे देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? क्या राहुल गांधी आपके हमनाम, क्या राहुल गांधी ने जीत ली है पहली लड़ाई, ये माना जाए? ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, इन तमाम जगहों पे, और यहीं से एक कहें तो जनता के बीच नैरेटिव सेट करने में सोशल मीडिया आज की तारीख में बहुत बड़ा योगदान निभा रहा है। और जैसा शर्मित्रा जी बता रही थी कि 2006 में ट्विटर का जन्म होता है, और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं 2004 के बाद से, और लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी के कई लोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्विटर और ऐसे प्लेटफॉर्म्स का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का का इस्तेमाल कर रहे हैं। और 2014 की लड़ाई में तो बहुत एग्रेसिवली उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन 2023 की लड़ाई, या कहें तो 2023 आते आते आखिर क्यों पिछड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये सवाल भी तो पूछा जाएगा। क्या यहां उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, या राहुल गांधी ने अपनी लकीर लंबी खींच ली है, ये माना जाए? राजीव जी, दोनों चीजें हो रही हैं। एक तो राहुल गांधी ने अपनी लकीर मोदी जी के तुलना में काफी बड़ी कर ली है, बड़ी नहीं की है, मैं उसको कहूंगा काफी बड़ी कर ली है। और दूसरी चीज है कि प्रधानमंत्री जी के लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। देखिए, हम लोग तो ये बात तो पहले से ही कह रहे थे, लेकिन कर्नाटक के चुनाव के बाद तो अब खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी मान ली कि प्रधानमंत्री जी अब अपील करते हैं और जनता में वो अपील जो है कि उनकी नहीं जाती है। और मैं पिछले 1 साल से मैं गौर कर रहा था कि जब भी प्रधानमंत्री जी के भाषण होते थे और बीजेपी के पेज पे जब उस भाषण को डाला जाता था, आज बीजेपी वाले वैसे वैसे भाषणों के आंकड़े निकाल निकाल के दे रहे हैं 1 साल में, लेकिन मैंने भी ये 1 साल से मैं लगातार नजर रख रहा था, विशेषकर भारत जोड़ो यात्रा की बात से प्रधानमंत्री के भाषण को बीजेपी के भीतर ही उनके कार्यकर्ता, बीजेपी के समर्थक तो छोड़ दीजिए, उनके जो समर्पित कार्यकर्ता है वो भी अब उससे काफी बोर हो चुके हैं। तो उनके भाषण को उन लोगों ने भी पिछले 1 साल से सुनना बंद कर दिया। उसमें जो सही कहा अभी दीपक जी ने कि जो नई नई चीजें होनी चाहिए, नए नए मुद्दे होने चाहिए, वो चीजें नहीं है। अब आप सोच के देखिए, अभी लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं अभी, और वो भी बीजेपी के प्रति जो सहानुभूति रखते हैं उनके मन में, कि आप हमेशा एक देश, एक टैक्स, एक झंडा, एक संविधान, इसकी बात करते हैं। लेकिन ये कैसी परिस्थितियां आ गई कि मणिपुर में जो है कि वो एक देश एक झंडा खत्म होके 2 देश की बात आ गई। क्योंकि राहुल गांधी जी ने जब ये बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में
कि जब हम अपने सुरक्षा कर्मियों को लेकर जाते हैं और ये कहा जाता है कि भाई नागा वाले, एक तरह से मिताई वाले क्षेत्र में जो है वो कुकी सुरक्षा कर्मी ना हो और कुकी वाले में कोई मैताई सुरक्षा कर्मी नहीं हो, तो जिस प्रकार से मणिपुर का बिल्कुल एक डबल डिवीजन हुआ है, तो ये हर किसी को चौंका रहा है। क्योंकि ये देखिए, मणिपुर के खबरों को उस रूप में आने नहीं दिया गया था यहाँ पे। और दूसरी चीज, लोगों को जो सबसे बड़ा जो खराब लग रहा है, मैं तो, कि माननीय प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे, उन्होंने संसद को मंदिर कहा था। जब मणिपुर जैसे गंभीर मसले पर आप चर्चा कर रहे हैं, वहां पे ठाके लगा रहे हैं, वहां पे क्या कर रहे हैं। और जो एक राहुल गांधी जो बात पूरे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में कही, उन्होंने विदेश में भी कही कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। सोचिए कि जब राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे, पूरे दुनिया ने, भारत में सबों ने ध्यान से देखा उस पल को कि तमाम केंद्रीय मंत्री उठ के खड़े हो जा रहे थे और उनको बोलने में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे थे। फिर भी जो लोकसभा अध्यक्ष के आसन पे जो बैठे हुए थे लोकसभा अध्यक्ष महोदय, उन्होंने उनको उतनी गंभीरता से जो है कि सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्रियों को चुप कराने के लिए वो भूमिका नहीं निभाई। लेकिन जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, देखिए उस समय भूमिका किस स्थिति में चल रही थी। तो एक जो होता है कि लोकतंत्र में जो एक आसन, एक स्पीकर की जो स्थितियां होती, उसके ऊपर सवाल अब खुद उस पक्ष के जुड़े हुए लोग ही उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब कार्यकर्ता, नेता तो जनता के बीच में जाते नहीं, लेकिन जब कार्यकर्ता जनता के बीच जाते हैं तो उन्हें कुछ सवालों के लॉजिकल उत्तर खोजने पड़ते हैं। यह बहुत ही एक स्वाभाविक स्थिति है। प्रधानमंत्री जी के घिसे पीटे भाषणों को अब लोग नहीं देखना चाहते। वो अब वो अभी भी जाएंगे तो वो बोलेंगे कि 2047 में हम, या तो वो देखिए पास्ट टेंस में रहते हैं। प्रधानमंत्री जी के भाषण की दो विशेषताएं, या तो वो हमेशा पास्ट टेंस में रहते हैं, या तो वो हमेशा फ्यूचर में रहते हैं। और अगर वर्तमान में होते हैं, तथ्यों के साथ बिल्कुल गलत रूप से वर्तमान में होते हैं। भारत विकास करेगा, 2047 में करेगा। भारत ने विकास नहीं किया तो 1947 में नेहरू जी ने नहीं करने दिया, तो आप कभी 1947 पहुंच जाते हैं, कभी आप 2047 पहुंच जाते हैं। अरे 2023 में डबल इंजन की सरकार है आपकी, इसकी तो जिम्मेवारी लीजिए। तो इसलिए देखिए, मैं इनके चीजों को, इनके मुद्दों को, और एक चीज और जो इंटरेस्टिंग चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि डिजिटल डिवाइड की स्थिति है, यानी अभी भी समाज के वंचित तबकों के पास सोशल मीडिया की पहुंच नहीं है। नहीं तो जो जमीनी स्तर पर हम लोग जब रिक्शा वालों से बात करते हैं, ऑटो वालों से बात करते हैं और तमाम निचले स्तर के लोगों से बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर जुड़े हुए नहीं है, वहां पर भी बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है कि आप मोदी जी के प्रति जो विश्वास जो कुछ वर्ष पहले तक नजर आ रहा था, वो विश्वास मुझे नजर नहीं आता है। मैं जैसे कुछ कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए राजीव जी सीपी पे जाता हूं, जो कि एक तरह से भाजपा के मुख्यालय से करीबन 1.5 किलोमीटर दूरी पे वो जगह है। आज से कुछ साल पहले तक जब वहां पे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए जाते थे, वहां पे शायद ही कोई एक तरह से मोदी विरोधी मिला करता था। और आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को अपनी बात रखने में वहां पे कठिनाई हो जाती है, बहुत ज्यादा विरोध होता है। तो एक तरह से जो विरोध के स्वर है, ये सोशल मीडिया पे जो हम लोग अंतर देख रहे हैं, बिल्कुल ये अंतर काफी कम दिख रहा है। जमीनी समाज में जो है वो राहुल गांधी की लोकप्रियता और मोदी जी की लोकप्रियता में वो अंतर और भी बड़ा भारी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीपी कह रहे थे कनॉट प्लेस, दिल्ली का कनॉट प्लेस जो है वो अपने आप में जानते हैं आपकी कई जगहों के लोग वहां आते हैं, कई राज्यों के लोग आते हैं। जो भी दिल्ली घूमने आता है, राष्ट्रीय राजधानी घूमने आता है, तो उस कनॉट प्लेस जरूर जाता है। और वहां की परिस्थितियां पहले कुछ और थीं। वहां जाकर के आप, पहले हम भी जाते थे कभी चर्चा में, तो खुले तौर पे आप बीजेपी या मोदी जी की बुराई नहीं कर सकते थे। लेकिन अब वहां मोदी जी के बारे में उनके ऊपर उंगलियां उठाने वाले भी लोग कई मिल जाते हैं। उसका जिक्र कर रहे हैं राहुल लाल जी। और बहुत कुछ, या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 की बात करते हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1947 में क्यों चले जाते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ जुड़ गए हैं शकील अख्तर जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ ही। शकील अख्तर जी, आपका स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, आप जानते हैं कि शकील अख्तर जी सोशल मीडिया को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। उस पर इनको पढ़ना हो तो सोशल मीडिया पर इनके विचार जो हैं वो अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं, खासकर एक्स जो अब है और पहले ट्विटर था, उस पर आपके पास आना चाहता हूं शकील अख्तर जी। जो ट्वीट है और जो बातें चल रही हैं, राहुल गांधी को लेकर के खूब चर्चा हो रही है जब से राहुल गांधी ने भाषण दिया। देखिए, अभी पूरा का पूरा अगर कहा जाएगा कि पिछला ये जो अगस्त का महीना है, ये महीना किसके नाम रहा, अभी तो 15 अगस्त बाकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लंबा चौड़ा भाषण सुनने का अभी देश इंतजार कर रहा होगा। शायद हमारे साथी कई लिखते हैं कि मत सुनाया कीजिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर इंतजार कर रहा होगा तो एक भाषण का इंतजार आप कीजिए। और जो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ठीक 2 दिन बाद देने वाले हैं, परसों। लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं शकील अख्तर जी। और लीड लेते हुए इस कदर सोशल मीडिया की बात नहीं है, जैसे राहुल लाल जी कह रहे हैं कि
कई लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आज की तारीख में नहीं हैं, और उनसे भी, चाहे जो रिक्शा चला रहे हैं, चाहे जो ऑटो चला रहे हैं, चाहे जो मंडी सब्जी मंडी में हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, कई लोग हैं सोशल मीडिया पे नहीं हैं। कई पढ़े लिखे अच्छे लोग, समझदार लोग, अच्छे समझदार से मतलब जिनकी जेब में पैसा है उनकी बात कर रहा हूँ, वो लोग भी नहीं हैं। तो कैसे माना जाए कि क्या मोदी जी की पॉपुलैरिटी जो है सचमुच गिर रही है, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी सचमुच बढ़ रही है? आपसे ज़रा समझूं, जो कुछ सामने आ रहा है उसमें कितना दम है, जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं। हम लोग भी उसी दिन जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो हमने भी सर्वे किया था, ओपिनियन पोल जिसे कहते हैं। उस पोल में भी राहुल गांधी को लेकर के और सबसे अच्छा भाषण 85% लोगों ने कहा था, सबसे अच्छा, और लगभग 10% लोगों ने अच्छा कहा था, और उसके बाद जो बचा है उसको सामान्य कहा था। यानी कि आप 90% से ऊपर कह लीजिए, 95% लोगों ने राहुल गांधी के भाषण को बेहतर और सर्वश्रेष्ठ बताया था। कैसे देख रहे हैं? शकील जी की आवाज नहीं आ रही ठीक से। आपके स्पीकर में शायद दिक्कत है, एक बार मैं कहूंगा स्पीकर चेंज कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। तब तक कुछ ईयरफोन हटा करके एक बार आ जाइए, और तब तक आता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, जब तक शकील अख्तर जी की आवाज ठीक हो, आवाज आनी चाहिए, और ना हो तो शकील अख्तर जी को उस पर जोड़ लीजिए, मोबाइल पे जोड़ लीजिए, उनकी आवाज आए। चेहरा तो सब पहचानते ही हैं। जरा अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए, किस रूप में देखा जाए अमलेंदु जी? देखिए राजीव जी, एक तो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स के विश्वगुरु हैं। 2018 की एक रिपोर्ट है डिप्लोमेसी नामक कि प्रधानमंत्री जो है वो दुनिया में फेक फॉलोअर्स वाले अकाउंट हो। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पे बढ़त बनाई, और सोशल मीडिया के जरिए ही जो थे वो इस देश के बादशाह बने। हालांकि उससे पहले उन्होंने अन्ना आंदोलन के जरिए जो था वो प्रयोग करवा लिया था, और उससे पहले समय ये प्रेरणा ली गई थी अरब बसंत से। 2010 में जो अरब बसंत हुआ, अरब में आंदोलन हुआ, और उससे प्रेरणा लेकर के जो था यहाँ वो फेसबुक का फिर आधार बढ़ा। उस समय ट्विटर का इतना जलवा नहीं था, फेसबुक का सबसे ज़्यादा उसमें था। तो उसके जरिए फिर यहाँ जो थे वो कब्जा करने की एक तरीके से कोशिशें की गई, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफ़ी सफलता मिली। उससे पहले अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए लोग जो थे उनको भी काफ़ी सफलता मिली। और एक समय ऐसा आया कि ट्विटर पर तो ये लगने लगा था कि जैसे ट्विटर पर जो है वो अन्ना आंदोलन वाले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस दो ही जो लोग जो है वो है, बाकी दुनिया में कुछ है ही नहीं, भारत में खास तौर से ये जो था वो एक तरीके से लगने लगा था। लेकिन अब राजीव जी जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, बीच में एक घटना और हुई थी कि प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डिसलाइक के जो थे वो ज़्यादा आने लगे थे, डिसलाइक बटन ज़्यादा, खासकर यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे खासकर जी जी। तो फिर वो था वो उस पर कमेंट का जो है वो ऑप्शन बंद कराया गया, वो बंद करवाया गया। तो ये स्थिति तक पैदा हो गई। इसका मतलब प्रधानमंत्री जिन चीज़ों के जरिए आगे बढ़ रहे थे वो सारी चीज़ें जो है वो खुलती जा रही हैं, और जुमलेबाजी की पोल जो इस देश की जनता के सामने धीरे धीरे खुलती जा रही है, ऐसा लगता है। अब कितना है कितना नहीं है वो तो समय बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि कितना होता है कितना नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से पहले सोशल मीडिया पर हावी रहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं, मतलब उनके समर्थक जो मीडिया घराने थे वो भी मालूम पड़ता था कि रात को 10 बजे में ट्विटर पर वही ट्रेंड कर रहे होते थे। यानी उन्होंने जो हैशटैग चलाया वही था वो ट्रेंड किया करता था। तो कुल मिला के जो स्थिति वो मुझे लगता है कि पलट रही है, और इसमें राहुल गांधी का राजीव जी योगदान हो या ना हो, लेकिन आम जनता का इस भारतीय जनता पार्टी को सोशल मीडिया पे पीछे धकेलने में बहुत ज्यादा योगदान है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो आप ट्विटर के ट्रेंड चलते हैं। अमलेंदु जी एक क्रॉस क्वेश्चन कहें या कहें तो आपकी बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, राहुल गांधी का योगदान अगर नहीं होता तो राहुल गांधी पे भरोसा कैसे होता? एक विकल्प के रूप में राहुल गांधी को जनता जो है वो अब चुन चुकी है। अभी तक शुरुआत में मैं कह चुका हूं, आप सुन भी रहे थे कि अभी तक यही होता था कि मोदी के आगे कौन, और मोदी के आगे अगर राहुल आ जाएं तो बात अपनी बन जाएगी, बीजेपी के लोग ऐसा सोचते थे। लेकिन अब
इंडिया को घमंडिया कहना, अब मणिपुर की बात बार बार कहना, अब मणिपुर का जिक्र ला करके ये कहना कि हमारे गृह मंत्री तो पहले ही चिट्ठी लिख चुके थे और कह चुके थे कि विपक्षी दलों से कि आप आइए, हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वही बात करना नहीं चाहते थे। अब हालांकि गाड़ी निकल चुकी है, बहुत दूर तक जा चुकी है, अब पीछा करते हुए मोदी जी नजर आ रहे हैं। तो एक वैकल्पिक रूप से एक नेता तैयार है जनता के बीच, तब तो भरोसा हो रहा है, तब तो एक अगर किसी की पॉपुलैरिटी गिर रही है तो दूसरे की पॉपुलैरिटी यहां चढ़ रही है। और दूसरा जो है वो नरेंद्र मोदी के सामने बहुत तेजी से बढ़ता हुआ, तेज गति से, भले पैदल चल करके वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक आया, लेकिन गति उसकी बहुत तेज थी। अब वो गुजरात जाने वाला है। आज ही खबर आ रही थी कि गुजरात कांग्रेस तैयारी कर रही है और ऑलरेडी इनवाइट कर चुकी है कि राहुल गांधी जी किस दिन आप आ रहे हैं, यहां से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे 5 राज्यों से राहुल गांधी को इनविटेशन जा चुका है, जिसमें गुजरात भी है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और वेस्ट बंगाल है। तो इसलिए ये कह रहा हूं, यहां पे ये बातें रख रहा हूं आपकी बातों को ही आगे बढ़ाते हुए कि राहुल गांधी ने अपने आप को साबित भी किया है कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जी अमलेंदु जी, मैं इसी बात पे आ रहा था। मैं यही कहने चाह रहा था कि राहुल गांधी को ट्विटर या फेसबुक पे नहीं बनाया है। ट्विटर और फेसबुक पे अगर सोशल मीडिया पे राहुल गांधी की मकबूलियत बढ़ रही है तो वो राहुल गांधी जो 4000 किलोमीटर चल के आए हैं और राहुल गांधी ने जिस तरीके से मुद्दों को उठाया है और जिस तरीके से सरकार को घेरा है और आम जन के जो मुद्दे उठाए हैं, उसको राहुल गांधी ने बनाया है। प्रधानमंत्री जो बने हैं, उनका जो छद्म आवरण तैयार हुआ वो सोशल मीडिया और कॉर्पोरेट घरानों के पैसों से तैयार हुआ, तो इसलिए उसको धुलना ही था। राहुल गांधी के पीछे जो कोई कॉर्पोरेट घराने और कोई सोशल मीडिया की टीम जो है वो कोई किराए की एजेंसी नहीं है राहुल गांधी को तैयार करने वाली। राहुल गांधी जो तैयार हुए हैं वो जनता के बीच जाकर के तैयार हुए, जनता के सवालों को उठा करके तैयार हुए हैं और जनता के सवालों पर संघर्ष करके तैयार हुए। तो यही अंतर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच का है, वही राहुल गांधी को आगे ले जा रहा है और इसीलिए जो है राहुल गांधी के ऊपर भरोसा बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग सोशल मीडिया पर अभी तक मात खा जाते थे भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी से, अब वो भी हिम्मत के साथ उस ट्रोल आर्मी को जवाब देने लगे हैं, क्योंकि उनको भी लगने लगा है कि वास्तव में अब राहुल गांधी जो है वो नरेंद्र मोदी को असलियत में जो है और जमीन पे भी टक्कर देने की स्थिति में राहुल गांधी है, उनकी मकबूलियत बढ़ रही है। तो यही मेरा कहने का कुल मिला के आशय है और यही मैं कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी को जो बनाया था वो कॉर्पोरेट घरानों ने और सोशल मीडिया की कंपनियों ने बनाया था। राहुल गांधी को कॉर्पोरेट घरानों सोशल मीडिया की कंपनियों ने नहीं बनाया, बल्कि इन्होंने तो राहुल गांधी को जो था एक तरीके से पप्पू साबित करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। पूरा चलाव सोशल मीडिया पे और कॉर्पोरेट घरानों की तरफ से वो राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए ही चला था। तो राहुल गांधी जो इनकी बदौलत नहीं है, बल्कि राहुल गांधी ने इस फील्ड में आकर के भी अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जबरदस्त तरीके से शिकस्त देना शुरू कर दी है। अब हो सकता है कि इसमें भूमिका प्रधानमंत्री को बनाने में उसमें फेक अकाउंट्स की रही हो, क्योंकि बोट्स चलते हैं, उन बोट्स की भी भूमिका रही हो, जो सब कुछ होता है और उस समय लोग नहीं समझ पाए और बाद में आकर के ये चीजें खुली की। ये तो जो है फर्जीवाड़ा जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से मिस कॉल जो है वो मालूम पड़ता था, पोर्न साइट पे भी जो है वो नंबर छपे हुए हैं, उन पर भी आप मिस कॉल कीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी के आप सदस्य बन जाएंगे और इसी तरीके से दुनिया की नंबर 1 की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन जाएगी। इस तरह की जो खबरें आई थी, तो इससे भी ये साबित होता है कि वो सोशल मीडिया का भ्रमजाल जो था वो बनाया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में वो है नहीं। असल में बचपन में राजीव जी हम लोग जहाँ रहते थे उसके पास में एक मदरसा भी था छोटा सा, तो बच्चों को बाद उसको तख्ती होती थी, तख्ती घोटने को दी जाती थी, तो बच्चे लोग तख्ती घोटते जाते थे और कोई शेर रहा होगा उसको बिगाड़ के कहते थे कि करीमा बबख्शा है बद हालमा, करीमा की अम्मा बड़ी जालिमा, करीमा की अम्मा ने ऐसा किया पिस्सू को मलमल के भैंसा किया। तो ये पिस्सू को मलमल के भैंसा करने की चीज जो थी वो सोशल मीडिया के जरिए भारत के अंदर जो है वो नए महामानव शुरू बनाने की थी। राजीव जी को मिला जी, बचपन की याद आपने यहाँ साझा की, बहुत धन्यवाद अमलेंदु उपाध्याय जी। और बहुत सारी बातें रहती हैं और जिसका कब किस बात की ज़रूरत कहाँ पड़ जाए वो आप सब जानते हैं। खैर बढ़ेंगे आगे और सीधा आज चर्चा दोस्तों हम कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने जीत ली है पहली लड़ाई। पहली लड़ाई से मतलब जो अभी 2024 की लड़ाई होने वाली है, जो फाइनल लड़ाई है, उस लड़ाई से पहले राहुल गांधी क्या पॉपुलैरिटी में मोदी जी को पछाड़ चुके हैं। भाषण के दिन
जो भाषण का अभी सीन देख रहे हैं ये हमारे ठीक नीचे स्क्रीन पर, और ये भाषण इनका था अविश्वास प्रस्ताव पर। सांसदी लौट के आई राहुल गांधी के पास और उसके बाद राहुल गांधी पहुंचते हैं संसद में, भाषण देते हैं। राहुल गांधी का भाषण इतना दमदार होता है कि उनके चेहरे पर 40% ही कैमरा रहता है और 60% कैमरा कहीं और होता है, राहुल गांधी के ऊपर नहीं होता है। राहुल गांधी के इस भाषण को कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश भी स्मृति ईरानी जी ने बहुत साफगोई से की थी, और वो ये था कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया। खैर वो भी फिस हो गया इसलिए क्योंकि ऐसी कोई बात राहुल गांधी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, और कहीं वो कैमरे में कैप्चर भी नहीं है। जो कुछ दिखाया गया वो झूठ दिखाया गया, गलत दिखाया गया, और इसी संसद के अंदर बहुत झूठ बोले गए, बहुत तथ्यों के साथ छेड़छाड़ किया गया। वो तमाम बातें आप जानते हैं, और अगर आपको वो समझना है तो एक वीडियो इसी में टैग किया हुआ है घूमता हुआ आईना का, वो ज़रूर देख लीजिए। मेरा आज का प्रोग्राम जो साप्ताहिक प्रोग्राम करता हूँ घूमता हुआ आईना, उसको ज़रूर देखिएगा, टैग किया हुआ है अभी कमेंट बॉक्स में ही ऊपर। खैर लेकिन अभी पहले इस प्रोग्राम में लगे रहिए, बने रहिए, आप लोगों का कमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पासपोर जी आपके पास, और आपसे समझना चाहता हूं कि क्या अब यहां से एक सियासत जो है वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द दिखाई दे रही है और मोदी राहुल गांधी का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या राहुल जिन मुद्दों पर बात करते हैं, अब देखिए मणिपुर की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और मोदी मणिपुर को लेकर के डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं। तिरंगा यात्रा की बात हो रही है, 15 अगस्त है, उसके बाद फिर तिरंगा यात्रा की बात खत्म हो जाएगी और फिर एक दूसरी बात सामने आएगी, वो होगी भारत जोड़ो यात्रा की। तो धीरे धीरे एक नई रणनीति पर कांग्रेस या विपक्षी दल दिखाई दे रहे हैं और खासकर राहुल गांधी उसको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सही बोल रहा हूं मैं? जी देखिए, ये बात सही है कि अगर हम फिर वापस 2013-14 के पास जाएं तो देखिए उस समय भी एक तरह से जिसको हम कहते कि जो देश है वो हीरो वर्शिप में लगा हुआ था, उसको एक नायक उभरता हुआ दिख रहा था। वो नायक ऐसा था जो बताया गया था कि बहुत ही गरीब घर का है, उसकी माताजी ने जो है बर्तन मांज के वो ये किया और चाय की दुकान में काम किया। अब जो है अब मोदी उस जगह पर पहुंच गए हैं कि जिस सोशल मीडिया से उन्होंने लड़ाई लड़ते लड़ते एक जीत हासिल की थी, वहीं से उनकी पराजय की शुरुआत भी यहीं से होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ने अब अपने असली ताकत को दिखाना शुरू कर दिया है। कैसे? 2-3 चीजें आपको बताता हूं। अब हो ये रहा है, अभी हमने बात की कि क्या भाई राहुल गांधी जो है उनके अंदर भी कुछ ना कुछ तो मेटल है, कुछ तो स्टफ है जिसके कारण लोग उनको मानने लगे हैं। असली बात यह है कि जैसे 2014 के पहले या 2014 के आसपास एक पूरा का पूरा आईटी सेल बनाया गया था, बहुत सारे उसमें लोग थे वो काम कर रहे थे। इसके विपरीत आज आप देखिए उसी सच्चाई के आधार पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच्चाई को खोल के सामने ले आते हैं। इसमें जितने भी प्रवक्ता हैं इस समय यंग जो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, उन लोग सारे के सारे जो है सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे एक्टिव हैं। चाहे आप देखिए श्रीनेत है, सुप्रिया श्रीनेत हो, बीवी श्रीनिवास हो, ये सारे के सारे बहुत तबीयत से अपने पोस्ट को डालते हैं। दूसरा, बहुत सारे झूठ जो फैलाए गए थे इस सोशल मीडिया पे, यही सोशल मीडिया उसकी काट ले आता है। ताजा उदाहरण 2-3 उदाहरण ही दूंगा क्योंकि वैसे तो उदाहरण बहुत सारे हैं। आप याद कीजिए जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तो एक महिला सांसद और जो कट्टर प्रतिद्वंदी हैं राहुल गांधी के, उन्होंने कहा क्या राहुल गांधी में इतनी भी शर्म नहीं थी कि जाके वो विवेकानंद की मूर्ति के सामने नतमस्तक हो जाते। 1 घंटे के अंदर अंदर वो वीडियो भी आ गया जो तब तक नहीं था। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि पंजाब की यात्रा पर जब वहां पर गए थे प्रधानमंत्री, और एक शायद फिरोजपुर का जो पुल था वहां पर से लौट आए थे ये कहके कि अपने मुख्यमंत्री जी को बताना कि मैं जान बचाकर वापस आ गया। उसको बड़ा हो हल्ला हुआ, लेकिन आधे घंटे 1 घंटे के बाद सोशल मीडिया पे लोग वापस लौट जिंदा वापस लौट आया। 1 घंटे आधे घंटे के अंदर अंदर बता दिया गया कि वहां पे जो लोग खड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी के अपने सदस्य थे। मणिपुर पे ही आइए, मणिपुर में बातें हुई कि जब राहुल गांधी ने वहां की 2 महिलाओं के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा हुआ तो लोग चिल्लाए कि झूठ है, लेकिन वो वीडियो भी वापस ले आए गए। बताया गया कि किस तरीके से मणिपुर में महिलाओं से वो जाके मिले जिसमें एक बच्चे की हत्या हुई थी। उसकी माँ जो है बता रही थी मैं कपड़ों एक तो पहने हुए कपड़े हैं इन्हीं के साथ निकल गई।
एक महिला का उन्होंने बताया कि मेरे सामने ही वो महिला बेहोश हो गई। लोगों को यह लग रहा था कि राहुल गांधी जो है कोई कहानी बता रहे हैं, लेकिन वो वीडियो भी सामने आ गया। इस तरीके से और भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल वो क्या करता था, वो डॉक्टर्ड वीडियो चलाता था, वो फेक न्यूज चलाता था। यहां तक कि जो फेक न्यूज को जो एक्सपोज करे उनको जेल में भी डाल देता था। आप ये देखिए, ट्विटर के एक पूर्व सीईओ ने बताया कि हम पर जो है सरकार का साथ देने का दबाव था, ये भी सामने आ गया। तो जिस सोशल मीडिया के बल पे मोदी जो है एक मजबूत और उन्होंने लार्जर देन लाइफ जो उनका जो पोस्चर बना था वो अब ढह रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के एक्चुअल जो लड़ाई होगी मतदाता केंद्रों में, जो लड़ाई होगी मतदान केंद्रों पे होगी, बूथ के पहले, उसके पहले सोशल मीडिया पर ही मुझे लगता है कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी परास्त हो चुकी रहेगी। उनका वाटरलू जो है 2024 में तो बाद में होगा, उनका अपना पहला वाटरलू शायद सोशल मीडिया पर ही हो सकता है, क्योंकि लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। तमाम आप देखिए, कोई भी बात आती है तो जो भी झूठ फैलाया जाता है उसके कोई ना कोई काट आ जाती है। और होता यह है कि कई बार तो आईटी सेल को, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल को अपने वीडियो तक हटाने पड़ गए हैं। ये भी हमारे स्मरण में है राजीव जी। जी जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है और अब ये आगे बढ़ेगी। जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ रख रहे थे, आना चाहता हूँ सरमित्रा जी आपके पास, आपसे समझना चाहता हूँ कि अभी तक जो फेक न्यूज, डॉक्टर्ड वीडियो हमने देखा, जेएनयू में जो कुछ हुआ था, टुकड़े टुकड़े गैंग वहाँ से उसका निर्माण होता है, और ऐसा जबकि कुछ भी नहीं है। संसद के अंदर ये सवाल पूछा गया क्वेश्चन आवर में, वहाँ भी मंत्री महोदय ने यही बताया कि ऐसा कोई गैंग नहीं है जिस पर कि हम लोग कोई कार्रवाई करें। और ये हालांकि वहाँ ये उन्होंने नहीं बताया कि ये फेक था, लेकिन हाँ वहाँ ऐसा कोई गैंग नहीं है। और लेकिन फेक वीडियोस, डॉक्टर्ड वीडियोस कितने बनाए गए। और अभी भी जो राहुल गांधी को लेकर के स्मृति ईरानी ने जो फ्लाइंग किस वाली बात कही, वो भी डॉक्टर्ड ही दिखाने की कोशिश की गई बाद में कुछ मीडिया चैनल्स के द्वारा कि देखिए ये अधीर रंजन चौधरी को हाथ देकर इशारा कर रहे हैं, बैठ जाओ, उसके बाद में फ्लाइंग किस करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ये गलत, ये भी वीडियो गलत है, यानी कोई ऐसा वीडियो है ही नहीं। अब उसकी जगह पे राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, अभी आप अपने पहले वक्तव्य में चर्चा कर रही थी कि राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं और देख रहे हैं हम, चाहे वो ट्रक वालों के ट्रक ड्राइवर के साथ में बैठें, चाहे हिंदुस्तान में, चाहे वहां वाशिंगटन डीसी टू न्यूयॉर्क, चाहे वो यहाँ आज़ादपुर मंडी में जाएं, चाहे वो बंगाली मार्केट में जाएं, चाहे वो धान की रोपाई करने के लिए वहाँ सोनीपत के किसानों के बीच चले जाएं गाँव में, ये तमाम विजुअल्स जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पास अब एक टीम है जो इन डॉक्टर्स वीडियो बनाने वालों के लिए तमाचे की तरह यूज हो रहा है। और शायद इसलिए भी अब फेक वीडियोस राहुल गांधी के नाम पर जो पहले आते थे, जितने आप याद कीजिए कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना बन जाएगा, ये भी कटा हुआ डॉक्टर्ड वीडियो था, ये राहुल गांधी का नहीं था। ये राहुल गांधी बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा था, इसको काट के हटा दिया गया और साफ साफ बताया गया कि देखिए ये कैसा है, बेवकूफ आदमी है, ये ऐसे कह रहा है। तो ये जो चीजें हैं, अब राहुल गांधी और कांग्रेस और उनकी टीम ने, क्या ये मान लिया जाए कि समझ गए हैं कि कहां कैसे इनको मात देना है, और क्या पूरी तैयारी के साथ अब 2024 में लड़ने के लिए अब विपक्षी दल और खासकर राहुल गांधी तैयार हैं, ये माना जाए? जी राजीव जी, बिल्कुल। आप ये ध्यान दीजिए कि राहुल गांधी के पास इस वक्त जो है सबसे बड़ी ताकत है सच की ताकत। और भारत का जो ध्येय वाक्य ये भी है कि सत्यमेव जयते। राहुल जानते हैं कि सच की जीत हर हाल में होती है और उनकी टीम इस समय इसी सच को साबित करने में लगी हुई है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पुराने बुजुर्ग कह गए हैं। तो ये बात जो है, ये सोशल मीडिया जो है, भले बीजेपी जो है वो मतलब छेड़छाड़ करके वीडियो दिखाए राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए, और तमाम जो अलग अलग सीन्स को जोड़कर एक साथ कुछ इस तरह से प्रस्तुत करे कि देखो राहुल इस तरह से गलत कर रहे हैं। तो ये सारे जो पैतरे हैं, अब ये सारे पैतरे जो हैं अब ये खारिज हो चुके हैं, क्योंकि अब कांग्रेस ने सच की ताकत के साथ बीजेपी को और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों को जवाब देना सीख लिया है। फैक्ट चेक जो है ये इस समय सोशल मीडिया का एक बड़ा हथियार बन चुका है। आप इधर से एक गलत वीडियो पेश करिए और उधर से उसकी पोल खोलता हुआ, पूरी सच्चाई उजागर करता हुआ वीडियो तुरंत आ जाता है। तो ऐसा नहीं है, मतलब हथियार एक के हाथ में नहीं है। सोशल मीडिया जो है वहां
राजा के मन की बात नहीं चलती, वहां पे राजा जो है वो उसका यूजर है, जो व्यूअर है, उसके मन की बात वहां पर चलती है। वो जानता है कि उसे क्या देखना है, कब देखना है, क्यों देखना है, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा देर तक झूठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात अब जाहिर होने लगी है। और जिस तरह से राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए बीजेपी ने बहुत सारे गलत और भ्रामक वीडियो पेश किए। इवन सोनिया गांधी मतलब उस वक्त ये भी ध्यान नहीं रखा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों ने या मोदी भक्तों ने, मैं कहूं कि उन लोग एक महिला को किस तरह अपमानित कर रहे हैं, और सोनिया गांधी के भी फोटो के साथ छेड़छाड़ करके कहीं प्रियंका गांधी के साथ, कहीं उनके बच्चों को नहीं छोड़ा। ये सारे जो पैतरे जो हैं ये बीजेपी के लोग या उनके जो समर्थक हैं वो करते रहे हैं, ट्रोल मीडिया के लोग करते रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने तुर्की व तुर्की जवाब देना जिसे कहते हैं वो सीख लिया है। आप याद कीजिए, अभी जो है 2-3 दिनों से एक वीडियो जब राहुल गांधी ने जो ये बात कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वहां मणिपुर जल रहा था और जल रहा है, और मोदी जो है वो संसद में ठहाके लगा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता। और इस बात को केवल शब्दों के जरिए नहीं, दृश्यम रूप में भी जो है कांग्रेस ने पेश किया। 2 कॉलम जैसे बना दिए, 2 विंडोज जैसे बना दी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे जो चल रहा है, और उसमें एक में मोदी हंस रहे हैं और दूसरे में जो है जी मणिपुर जलता हुआ दिख रहा है। तो ये यहाँ दिखा भी रहे हैं, तो ये विजुअल तमाम मसलों को जी न सिर्फ हंसते हुए। चलिए एक बार देख ही लेते हैं इस वीडियो को, जरा ले आइए फटाफट, जिसका जिक्र कर रही है शर्मित्रा जी, उसको देख लेते हैं। वीडियो जरा ले आइए सामने। तो ये वीडियो जो है ये साफ साफ कैसे मणिपुर की महिलाओं से कल भी आपको दिखाया था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैसे फेक न्यूज को फैलाया जाता है, कैसे आपके सामने झूठ प्रसारित किया जाता है, लेकिन हमारा काम है कि उस झूठ से पर्दा उठाएं। जरा देखिए क्या कुछ यहां चल रहा है। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, और अगर आपने देखा होगा तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए। मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। मगर मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है मेरा छोटा सा बेटा, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही, मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी? कहती है नहीं, और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं, एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं क्या हुआ तुम्हारे साथ? जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, वैसे ही 1 सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। इन्होंने मणिपुर में, और ये जो 2 महिलाओं का जिक्र यहां कर रहे हैं, जिसकी बात बता रहे हैं राहुल गांधी, यहीं पर सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि झूठ बोल रहे हो, कहानी गढ़ रहे हो। शायद बीजेपी के सामने अब एक बड़ी चुनौती ये है कि इन सब से जब राहुल गांधी पर्दा उठा रहे हैं अपनी बात को बड़ी दमदारी के साथ, और सबसे बड़ी चीज कि यहां पर वो विजुअली पेश कर रहे हैं कि झूठ मैं नहीं, झूठ आप बोल रहे हैं, जो कह भी रहे थे राहुल गांधी बाद में, वो जब आ रहा है तो राहुल गांधी यहां आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा जो कि चूंकि आप बात कह रही थी शर्मित्रा जी, इसलिए यहां ये रखना जरूरी था, जो साथी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी। हाँ, अपनी बात प्लीज आगे बढ़ाइए। जी, वही मैं कह रही थी कि एक जो विजुअल इम्पैक्ट होता है वो राहुल गांधी बता रहे हैं, और वो सच की ताकत के साथ बता रहे हैं। और बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा अभी तक फॉल्स इंप्रेशन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की, और उसके जरिए राहुल गांधी को, चाहे सोनिया गांधी को, चाहे पूरी गांधी फैमिली को, आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो बात के वो नेहरू जी तक को नहीं बख्शते हैं। उनकी बहुत सारी फोटो के साथ गलत वो किया कि देखो वो महिलाओं के साथ उनके कैसे संबंध है, कि वो सिगरेट पीते हैं, कि वो ब्रांडी पीते हैं, तमाम तरह के जो भी गलत इंप्रेशन है जो नेहरू जी के बारे में, उसमें भी संकोच नहीं किया बीजेपी ने
कि वो किस तरह देश के पहले प्रधानमंत्री को, और पहले प्रधानमंत्री ही नहीं, देश के एक अहम स्वतंत्रता सेनानी को किस तरह से उनकी छवि पर वो दाग लगा रही। तो ये काम जो है बीजेपी करती रही है, लेकिन राहुल गांधी जो है और उनकी पूरी टीम इस समय, मतलब वो अकेले नहीं, उनके सलाहकार जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस अब उनको ये कोशिश और करनी चाहिए कि वो अपनी बात को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में सोशल मीडिया के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि भारत जो है वो तभी जुड़ेगा जब वो उसको भाषाओं के साथ भी जोड़ा जाएगा। अमित शाह तो यहाँ पर हिंदी का खेल बड़े चतुराई से खेल रहे हैं, और वो फिर से भाषा के नाम पर भी एक डिवीजन पैदा करने की कोशिश देश में हो रही है। खैर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पर गांधी की जो टीम है उसको न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में उनको इस तरह से काम करना चाहिए, और वो हो सकता है इस पे कर भी रहे हो। और दूसरी बात जो भी मैं मणिपुर की कर रही थी कि राहुल गांधी ने तो दिखा दिया और कांग्रेस ने उस वीडियो को बड़े प्रभावशाली ढंग से पेश कर दिया कि इधर मणिपुर जल रहा है, इधर जो मोदी हंस रहे हैं। और उस विजुअल को देखकर याद आता है कि जब हम रामायण और महाभारत देखा करते थे बचपन में, तो उसमें जैसे लोग मारे जा रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं, रावण जो है वो अट्टहास कर रहा है, कुछ इस तरह का इंप्रेशन जो है वो फिर दिमाग में चलता है, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज चल भी रही होगी। तो इस समय जो है मोदी जो है वो अपने ही, मेरा ख्याल है इसको मैं अगर अति आत्मविश्वास बोलूं तो गलत नहीं होगा, वो अपने अति आत्मविश्वास का शिकार हो रहे हैं। उन्हें लग रहा होगा कि वो चाहे जो बोले, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, 2 बार लोगों ने उनको बहुमत दे दिया तो वो उनकी हर गलत सही बात को सुनते रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, वो मन की बात से लेकर तमाम तरह के पैतरे जो है वो आजमा रहे हैं। अभी आप उनका जो ताजा उदाहरण जो है ये 15 अगस्त के पहले सेल्फी विद मिट्टी, इसके पहले उन्होंने सेल्फी विद डॉटर भी शुरू किया था, लेकिन आज देश में बेटियों का क्या हाल है। अगर आज मोदी जी से ये कहा जाए कि आप मणिपुर जाकर एक सेल्फी भेजिए तो क्या वो कर पाएंगे? ये बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मणिपुर का मां बोलने तक से तो वो घबराते रहे, और अब जाकर वो राहुल गांधी पर इल्जाम डाल रहे हैं, कांग्रेस पर इल्जाम डाल रहे हैं कि वो लोग मणिपुर की चर्चा से भाग रहे थे। आपके पास तो पूरा वक्त था, 2 घंटे में आप 1 घंटा कम से कम मणिपुर पर अपनी बात रखते, लेकिन आपने वहां भी कि पूर्वोत्तर में नया सूरज उगेगा। कैसे उगेगा? ये जो अंधेरा छाया हुआ है ये कैसे दूर होगा? इस बारे में कोई ठोस प्रस्ताव या कोई ठोस योजना मोदी जी दे तो सही। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कोई ठोस प्रस्ताव या ठोस योजना दे तो सही। आना चाहता हूं राहुल लाल जी आपके पास। शकील अख्तर जी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो जो है काफ़ी डाउन है उनका, इसलिए नहीं जोड़ पा रहे हैं हम। अगर जुड़ जाते हैं तो उनके पास भी चलेंगे, सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट और ख़ासकर कांग्रेस के सोशल मीडिया का वो भी समझेंगे। लेकिन राहुल लाल जी, आपको भी लगता है क्या कि अब यहाँ बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ चुकी हैं? अगर देखा जाए पॉपुलैरिटी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद एक बीजेपी को एक अहंकार भी हो, आत्मविश्वास की जो पराकाष्ठा है वहां तक पहुंची हुई बीजेपी आज की तारीख में भी है, जो कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं हम, और जो चाहें सो कर लेंगे, हम जो कहेंगे जनता वो सुनेगी। आप याद कीजिए कि जब कोरोना काल था तो मोदी जी ने कहा कि आप 7 बजे शाम को निकल करके थाली बजाइए तो थाली बजाए, ताली पीटिए ताली बजाए, दिए जलाइए दिए जलाए, सब कुछ किया। लेकिन क्या 2020 और 2023 में कोई फर्क नहीं है राहुल लाल जी? देखिए 2020 और 2023 में गंगा नदी, यमुना नदी सभा में काफी पानी बह चुकी है, और वो स्थितियां आज के समय में नहीं है। क्योंकि देखिए देश एक भीषण एक आपदा की स्थिति में था, और प्रधानमंत्री जो कुछ भी कर रहे थे, अवैज्ञानिक चीज कह रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, लोग उससे बड़े सिर माथे पे लेके उसे मान रहे थे। पूरे दुनिया भर में भट पीट गई थी कि भारत में कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट है भी या नहीं। तो वो स्थितियां और आज के समय में जो स्थिति है इस समय, क्योंकि देखिए अब आप सोच के देखिए कि अगर गृह मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, उसमें कलावती को ले आते हैं, और फिर कलावती को लाके जो कह देते हैं कि हमने उत्थान किया। देखिए कितना जोरदार तरीके से जो है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब आया। और मैं कहूं कांग्रेस पार्टी तो छोड़ दीजिए, सामान्य लोगों की तरफ से भी जो है कि हम लोगों ने देखा सोशल मीडिया में जोरदार जवाब आ गया। कई सारे फैक्ट प्रधानमंत्री ने गलत रखे, उसको लेके भी जो है कि चीजें सोशल मीडिया में काफी तेज गति से आई। तो ये बात तो इसमें बिल्कुल तय है कि आज सोशल मीडिया का कांग्रेस उसी रूप में प्रयोग कर रही है जिस तरह से 2012, 13, 14, 15 में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रयोग करते हुए देखा था। एक ये पूरा का पूरा टूल है, और यहाँ पे जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी जो भ्रम फैलाती है उसका बिल्कुल जोरदार प्रत्युत्तर यहां से मिलता है। लेकिन इन सब चीजों से बरक्स में एक चीज जरूर कहूंगा कि देखिए
जो चीजें भारतीय जनता पार्टी की थी, क्योंकि देखिए उनके 9 साल पूरे हो गए। मुझे देखिए भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर जो है कि वो दिखाने का प्रयास करते हैं बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में होते तो फिर इलेक्शन कमीशन के कॉलेजियम में से सीजीआई को निकालने का प्रयास क्यों करते? अगर उनके जनता के प्रति उनको लगता कि जनता हमारे साथ इतनी मजबूती के साथ जुड़ी हुई है, तो कहीं कहीं उनको भी है कि अंदर से जमीन अब उतनी हमारी मजबूत नहीं है जितनी जमीन पहले मजबूत हुआ करती थी। तभी अब उनके ऊपर अब उनके मन में यह चीज आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा हो, उसमें हमारे यसमैन कहने वाले लोग हो, हमारे मौजूद हो। तो देखिए राहुल गांधी की जो मूल नींव मैं मानता हूं जहां से बड़ा अंतर आता है, मन की बात कहना आप लगातार प्रधानमंत्री कब से कह ही रहे हैं, और एक है मन की बात सुनना जब देश भारी पीड़ा में हो, लोगों के पास गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम तरह की चीजों से लोग संकट कर रहे हो। राहुल गांधी हर हमेशा भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर में उन्होंने लोगों की मन की बात सुनी और लगातार वो कहते थे कि मैं दिन भर लोगों से बात करता हूं और शाम में 15 मिनट अपनी बात करता हूं। और वो चीजें अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि कहीं कहीं वो कभी खेतों में जाते हैं, कभी जो कि बाजार में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं लोगों से, कभी वो सब्जी मंडी पहुंचते हैं। हर वर्ग, समाज के विभिन्न वर्गों, विभिन्न तबके के भीतर क्या परेशानी चल रही है उसको वो सुन रहा है। नेता एक ऐसा होना चाहिए जो सुनाने वाला नहीं होना चाहिए, जो लोगों के दुख को सुनने वाला होना चाहिए। और राहुल गांधी ने उस जगह पे मैं कहूंगा कि बिल्कुल परफेक्ट सा जो है कि उन्होंने स्थिति कहा है। अगर अख्तर साहब जुड़ गए तो मैं भी उन्हें सुनना चाहूंगा, अगर वो उनकी आवाज सही से आ सके तो सर। नहीं, उनका वीडियो जो है वो काफी कमजोर है। जी मैं ये कह रहा था कि देखिए एक ऐसी स्थिति में हम लोग खड़े हैं यहाँ पे कि एक तरफ झूठ को परोसा जा रहा है। हाँ तो जी शकील अख्तर जी, आपके पास सीधे आना चाहता हूं। आपका वीडियो कब डाउन हो जाए पता नहीं, इसलिए जी आ रही है आवाज हमारी? अब फोन, आप ईयरफोन निकाल लीजिए, ईयरफोन प्लीज निकाल लीजिए अपना, उसको वहां से अगर कनेक्ट किए हुए तो निकाल लीजिए, आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क जी, नेटवर्क बहुत डाउन है शकील अख्तर जी के। कोशिश कीजिए जरा, बताइए उधर। हाँ बताइए जरा। लेकिन अमलेंदु जी आपके पास आता हूँ। अमलेंदु जी, बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं और ख़ासकर राहुल गांधी की जो रणनीति है, और ख़ासकर सोशल मीडिया हो या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी मीडिया पे, देखिए राहुल गांधी इन दिनों हम देख रहे हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन्हें दिखाया जा रहा है कि नहीं दिखाया जा रहा है, इसकी चिंता वो नहीं कर रहे हैं। आप देखिए पिछले दिनों लगातार मीडिया के लोग उनसे कुछ बाइट्स लेने के लिए, कुछ पूछने के लिए उनके पीछे भागते रहे, लेकिन वो कई जगह ऐसे भी दिखे कि चुपचाप खड़े हो गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यानी इग्नोर जो है कैसे किया जाता है वो राहुल गांधी अब सीख चुके हैं, जान चुके हैं, और अपनी बात वहाँ बहुत ही साफगोई के साथ रखते हैं। जैसे उनसे बोला गया कि अब तो आपका बंगला मिल गया है। तो थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि 4 अगस्त को राहुल गांधी के केस पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलता है, और 7 अगस्त को राहुल गांधी की सांसदी बहाल होती है। 8 अगस्त को उनको बंगला बहाल होता है। कहा जाता है कि आप पुराने बंगले में अब जा सकते हैं, और एक हफ्ते का समय दिया जाता है कि यस और नो, अगर आपको यस है तो कोई बात नहीं, नो है तो 1 हफ्ते में बता दीजिए। ये तमाम घटनाक्रम, और इस बीच मीडिया इनके पीछे पीछे भागता हुआ नजर आता है। राहुल गांधी से पूछा जाता है, आप सब सुने होंगे, कि अब आपका तो बंगला मिल गया, अब क्या? तो राहुल गांधी ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है। घर मिल गया तो बोले कि पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है। तो एक ऐसी साफगोई से ऐसा जवाब राहुल गांधी की तरफ से जो आ रहा है, और उससे ये साफ समझ में आता है अमलेंदु जी कि राहुल गांधी को अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मीडिया में हमें दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। आप मुझे दिखाओ ना दिखाओ, मेरा कैमरामैन, मेरी पूरी मीडिया की टीम मेरे साथ है, और मैं जो जा रहा हूं, जो कर रहा हूं, वो अपने चैनल के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंचा दूंगा। भारत जोड़ो यात्रा का भी आप देख लीजिए, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इन तस्वीरों को न सिर्फ हम दिखा रहे हैं बल्कि तमाम चैनल अब दिखाने के लिए मजबूर हो गए, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी अनवरत चलते रहे और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा आप मुझे दिखा रहे हो या नहीं दिखा रहे हो। ये जो राजनीति है, जहां फ़र्क नहीं पड़ने वाली राजनीति, जहां वो देख रहे हैं कि मीडिया में इनके खिलाफ क्या क्या परोसा गया अभी तक और आज भी परोसा जा रहा है, ऐसे में
अब जो आगे की रणनीति है उसको कैसे यहां डिकोड करने की कोशिश जरा आपके जरिए करना चाहता हूं कि कैसे देखा जाए। देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है अब वो मीडिया, सोशल मीडिया दोनों के पैंतरों को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ डील करना है और किस तरीके से यहाँ जो है जो अभियान चलाए जाते हैं उनकी हवा निकालनी है। तो मुझे लगता है कि वो जो एक पंचर करने का अस्त्र है वो भी अब राहुल गांधी के हाथ में आ गया है और वो जबरदस्त तरीके से जो पंचर कर देते हैं किसी भी अभियान को मिला करके देखा जाए, चाहे वो मीडिया करे और चाहे वो सोशल मीडिया पे ट्रोल आदमी करे, वो उसका तुरंत जो है पंचर एकदम से कर दिया जाता है। मतलब मिनटों सेकंडों की देर होती है कि वो पंचर जो है तुरंत हो जाता है। तो एक बात तो अब तारीफ करनी पड़ेगी राहुल गांधी की और उनकी मीडिया की टीम की, खासतौर से सोशल मीडिया की टीम जो सब चीज़ों को हैंडल कर रही है, कि वो बहुत तेजी के साथ में जो है वो प्रत्युत्तर दे रही है इस मैदान में भी, सोशल मीडिया के मैदान पे भी। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक तरीके से मात खाती दिखाई दे रही है। एक बात राजीव जी ये है कि जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रोल आर्मी है वो सारे पेड वर्कर हैं एक तरीके से, या तो कहिए कि वो 2 रुपए ट्वीट वाले या 2 रुपए कमेंट वाले हैं जो कहा जाता है। अब पता नहीं वो 2 रुपया आया कितना है, लेकिन जो आम चर्चा चलती है वो यही 2 रुपए कमेंट वाले या 2 रुपए ट्वीट वाले हैं। अपने यहाँ भी बहुत से ट्रोल आते हैं, वो आके कमेंट करते हैं, तो वो भी 2 रुपया के हिसाब से कमाते होंगे, हमको ऐसा लगता है। तो हम लोग भी गिनते हैं कि आज इसने हमको 100 गालियां देख करके गया, ये तो 200 रुपये इसके पूरे हो गए। तो हम लोग उनकी करते हुए ठीक है, ये आपका धंधा चल रहा है, अगर हमको गाली देकर के आप जो है वो 100 गाली आपने दी, 200 रुपये आपको मिला, तो आपका भला होना चाहिए। तो आप इसी तरीके से लगे रहिए, तो लगे रहते हैं लोग, यहाँ भी आते हैं बहुत से गाली दे करके जाते हैं। तो अमलेंदु जी जरा रोकना चाहूंगा आपको, शकील अख्तर जी का वीडियो थोड़ा ठीक है, मैं चाहता हूँ जल्दी से उनके पास आऊँ। शकील अख्तर जी, सीधा सिंपल सवाल कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी इतना आगे कैसे निकल गए? जी राजीव, आवाज आ रही है? जी आ रही, कोशिश करते हैं जी। आवाज आ रही है हमारी? जी 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 बिल्कुल आवाज आ रही है? आ रही। हाँ, तो देखिए राजीव जी, जो आपने कहा कि अब बीजेपी जवाब देने लगी है, तो यही राहुल गांधी की सबसे बड़ी सफलता है कि अगर सोशल मीडिया, जैसा कि आपने अभी डाटा दिया कि राहुल गांधी इतने आगे निकल रहे हैं और बीजेपी को ये बताने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि नहीं, खुद आगे नहीं निकले हैं, हम हैं, तो इससे बड़ी सफलता राहुल गांधी की कोई हो नहीं सकती। अभी ये हो रहा था कि राहुल गांधी या कांग्रेस को जवाब देना पड़ रहा था, लेकिन अगर आप 9 साल मोदी के लोगों को ये बताना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जो है डिफेंसिव पे आ गए हैं, बैकफुट आ गए हैं। देखिए, जो राहुल गांधी की लोकप्रियता है वो पहले भी थी, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी। वो ज्यादा लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंची है। लेकिन एक बात इस पे आपने और बाकी हमारे जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट बता दिया, तो हम उस पे न कह के अब ये बताने की कर रहे हैं कि वो जहां तक पहुंच सकती थी या पहुंचेगी, सही है, लेकिन उसके जरिए आप सारे लोगों तक बात नहीं पहुंचा सकते। उसके लिए दूसरे माध्यमों का भी सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया, फेसबुक, दो चीजें ऐसी हैं कि जो लोग अपने तरीके से यूज करते हैं और इसका एक सीमित वर्ग है। लेकिन जो ये सबसे बड़ी ताकत है वो है उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर। उस व्हाट्सएप ग्रुप पर अभी कांग्रेस कितनी पहुंची है, बड़ा मुश्किल। दूसरी बात इसमें यह है, कांग्रेस पहुंची है या नहीं पहुंची मुश्किल है, मगर हाँ ये कहा जा सकता है कि जो उनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप थे या जो दूसरे अपने एक समुदायों के ग्रुप होते हैं, उनमें अब मोदी जी के खिलाफ या मोदी जी की नीतियों के खिलाफ काफी बातें होने लगी हैं। हम बहुत सारे लोगों को जो हमारे गांव का ग्रुप है, हमारे परिवार का ग्रुप है या हमारे ऑफिस का ग्रुप, आवाज काफी वो हो रही है, कट रही है, तो माफी चाहूंगा। लेकिन आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जुड़ें और हम भी सुनना चाहते थे, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि ये आपका वीडियो जो है वो बार बार कट रहा है और उसके कारण आवाज़ भी कट रही है।
लेकिन एक इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग दोस्तों अभी पिछले घंटे भर से कर रहे हैं, और चर्चा में यही कि आखिर क्या पहली बाजी राहुल गांधी ने, यानी पहली लड़ाई राहुल गांधी ने जीत ली है। और उसमें साफ साफ समझ में आ रहा है, सोशल मीडिया पे कोई भी आगे रहे, राहुल गांधी अभी आगे हैं। भाषण वाले दिन, खासकर अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण वाले दिन, राहुल गांधी को उस पिक्चर को जरा एक बार फिर से स्क्रीन पर ले आइए, जिस पिक्चर के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने जारी किया है, लेकिन इस पिक्चर को रखना आप लोगों के बीच ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसमें जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं सही हैं, कहीं ना कहीं नहीं, 100% सही हैं। यहाँ कोई फेक नहीं है, कुछ भी फेक नहीं है। इसलिए भी संसद टीवी, आप जानते हैं पार्लियामेंट का जो टेलीविज़न है, जो पहले राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के नाम से होता था, लेकिन अब सिर्फ एक टीवी है और उसका नाम संसद टीवी है। संसद टीवी पर 3.5 लाख लोगों ने राहुल गांधी को देखा है, जबकि नरेंद्र मोदी को 2,30,000 लोगों ने देखा है। राहुल गांधी को यूट्यूब पे 26 लाख लोगों ने देखा, सुना उस दिन के भाषण को, और उसी दिन का ये आंकड़ा है। जबकि नरेंद्र मोदी को मात्र 6.5 लाख लोगों ने सुना। ट्विटर पर राहुल गांधी को 23,000 लोगों ने देखा, सुना, और जबकि 22,000 लोग, यहाँ भी पिछड़ते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं ट्विटर पर। और फिर राहुल गांधी को फेसबुक पर 73 लाख लोगों ने देखा, जबकि नरेंद्र मोदी के पेज पे मात्र 11,000 लोगों ने। जबरदस्त पिछड़ते हुए यहाँ पे राहुल गांधी। तो जिस सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 की लड़ाई लड़ रहे थे, उसके बाद कहा गया कि पूरी की पूरी एक आर्मी, एक सेना तैयार कर ली गई सोशल मीडिया की। और उसके बाद आप देखिए कि अगर बीजेपी यहां पिछड़ती हुई नजर आए, और आप देखिए, याद कीजिए कि यूट्यूब पे जब डिसलाइक का जो बटन था वो एक्टिव था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में लाइक से ज़्यादा डिसलाइक मिलने लगे थे। और उसके बाद अब ये पता नहीं, मैं इस बात की पूरे गारंटी के तौर पे नहीं कह सकता कि हाँ उनके भाषण में या प्रधानमंत्री पर डिसलाइक मिलते थे, इसलिए अब डिसलाइक का बटन जो है वो शो नहीं होता। आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन शो नहीं होता कि आपके प्रोग्राम को कितने लोगों ने लाइक किया या डिसलाइक किया। यहाँ सिर्फ अब लाइक दिखाई देता है, डिसलाइक दिखाई नहीं देता है। तो ये भी हमने देखा था कि एक मुहिम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिसलाइक्स ज़्यादा थे, जबकि लाइक्स कम थे। तो सोशल मीडिया की एक लड़ाई को मोदी जी ने ही सामने ला करके और आम जनता के बीच पहुंचाया था। इस लड़ाई में अब राहुल गांधी आगे हो गए हैं, और यही कारण है कि राहुल गांधी न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे भी, नॉर्मल लोगों के बीच भी, और अब तो कांग्रेस पार्टी और उनके जो समर्थक हैं जननायक कहने लगे हैं राहुल गांधी को। तो जननायक यानी जननेता, राहुल गांधी के जननेता बनने की कहानी को जब पूछा जाएगा लोगों के बीच, जब बातें होती हैं तो बहुत सारी बातें उनके पीछे की आती हैं। तो राहुल गांधी को आप उनके ऊपर बहुत पैसे लगा करके उनको आप बदनाम करने की, डिफेम करने की, उनको पप्पू बनाने की, एक नाम दिया था, पप्पू बनाने की कोशिश की। लेकिन आपने देखा, एक यहाँ बात और रखते हुए इस कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरुआत की, तो ये कहा गया, शुरुआत में बोल चुका हूँ लेकिन फिर भी ये कहा गया कि राहुल गांधी, स्मृति ईरानी ने सीधा हमला बोला था कि राहुल गांधी स्वामी विवेकानंद आश्रम नहीं गए। वो वीडियो सामने आ गया, राहुल गांधी की टीम ने उस वीडियो को, और तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने उसको किया था, वो उन लोगों ने सामने रख दिया। स्मृति ईरानी वहाँ उनको मुंह की खानी पड़ी। अब ये फ्लाइंग किस वाला मामला आया, उसमें भी पीछे हो गई स्मृति ईरानी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ना सिर्फ स्मृति ईरानी की बात कर रहा हूँ बल्कि तमाम बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता जो फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको भी अब सोचना होगा कि इससे समाज को आप बिगाड़ रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। आप राजनीति चमकाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, उसका एक नमूना जो है वो ऐसे जो उदाहरण हैं वो हैं। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। अब बहुत सारी बातें यहाँ हमने कर ली हैं, आज रविवार का दिन है और जल्दी इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहा हूं। बहुत सारे वीडियो हैं, उसको आप देखिए ज़रूर और लाइक भी कीजिए। मन करे तो लाइक कीजिए, नहीं मन करे, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपको प्रोग्राम पसंद आए तो उसे
अपने दोस्तों, साथियों, परिवार के लोगों के बीच जरूर पहुंचाइए। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं शर्मित्रा जी आपको, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल लाल जी आपको, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी और साथ में जुड़े थे शकील अख्तर जी। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो बने हुए हैं इस चर्चा में, आज रविवार का दिन है, आप भी आराम फरमा रहे होंगे और हम भी आज कार्यक्रम थोड़ा सा 15 मिनट पहले हमने